हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड को। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके टाइटल की बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है जिसका नेम है अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड का मीनिंग होता है गॉड को एक पत्र, गॉड को एक लेटर, जिसके जो ऑथर है वो है जी.एल. फेंटेस। तो अब इसके टाइटल से ही अंदाज लगा सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि जो गॉड को लेटर लिख रहा है, गॉड के लिए पत्र लिख रहा है, तो उसका गॉड में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैथ होगा, कितना ज़्यादा विश्वास होगा। तो ये जो स्टोरी है ओवरऑल फैथ के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। यहाँ पर स्टोरी में एक किसान के बारे में बताया गया है, एक फार्मर है जिसका नेम होता है लेंचो। जी हाँ, ये स्टोरी लेंचो के बारे में। मेन इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो है लेंचो, जो कि एक फार्मर था। तो उसकी जो क्रॉप्स रहती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो गॉड को एक लेटर राइट करता है और गॉड से 100 पेसोस की डिमांड करता है। कहता है कि मुझे 100 पेसोस सेंड कीजिए, जिससे कि मैं दोबारा से अपनी फसल को बो सकूं। तो अब देखना ये है कि क्या गॉड तक उसका लेटर पहुंचता है और क्या उसके पास गॉड की तरफ से आंसर आता है। जानने के लिए हम इस स्टोरी को पूरा रीड करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं और इसको वर्ड टू वर्ड हम समझते हैं। The house, the only one in the entire valley, is set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जो लेंचो के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका नाम अभी आने वाला है, स्टोरी में लेंचो का नेम आएगा। तो इसके हाउस के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो लेंचो नाम का जो फार्मर था, उसका जो हाउस था वो एंटायर वैली के ऊपर सिचुएटेड था। मतलब कि पूरी एक घाटी थी, उस घाटी के वो जो हिल थी, पहाड़ी के टॉप पर उसका घर सिचुएटेड था, मतलब कि घर बना हुआ था। तो यहाँ पे जो क्रेस्ट वर्ड आया है, तो क्रेस्ट का मीनिंग होता है टॉप ऑफ अ हिल। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्रेस्ट जो वर्ड आया है, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। तो ओवरऑल इसका मतलब ये निकला कि वो जो लेंचो था उसका एक ही घर था, पूरी की पूरी जो वैली थी, घाटी थी, उस घाटी के टॉप पर। यहाँ से फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, यहाँ से वो रिवर को देख सकता था, रिवर नज़र आती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तो और उसके खेतों में जो उसने कॉर्न की फसल लगाई हुई थी। कॉर्न मतलब होता है मक्का। जी हाँ, कॉर्न मतलब क्या होता है? मक्का। तो वो ईजिली तरीके से वहाँ से अपने घर से रिवर को देख सकता था और अपनी जो पकी हुई जो कॉर्न थी, जो फसल थी, वो डॉटेड की तरह, उसको डॉट्स की तरह नज़र आती थी। जैसे कि जो फ्लोर्स थे, वो फ्लोर्स उसको क्लियर नज़र आते थे अपने घर से। इट ऑलवेज प्रोमिस अ गुड हार्वेस्ट, और उसको देखकर ऐसा लगता था कि इस साल जो फसल है अच्छी फसल होगी और अच्छा फ़ायदा उसको मिलेगा। आगे हम इसको रीड करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शॉर। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो अब इसका मतलब यह है कि the only thing the earth needed was a downpour. तो वो जो अर्थ थी, मतलब कि जिस खेत में लेंचो ने अपनी फसल लगाई थी, वहाँ पर बारिश की ज़रूरत थी। डाउनपोर मतलब होता है तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश। तो मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी, या फिर एटलीस्ट अ श्योर, या फिर हल्की सी बारिश की ज़रूरत थी। या तो एक अच्छी सी बारिश हो जाए, तेज़ बारिश हो जाए, या फिर अगर तेज़ बारिश नहीं हो तो हल्की फुल्की बौछार ही हो जाए, जिससे कि उसकी जो क्रॉप है उसको फ़ायदा मिले। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। तो लेंचो जो अपनी फील्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, अपने खेतों से बहुत अच्छे तरीके से वो परिचित था। सुबह के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग, सुबह तक तो कुछ भी नहीं हुआ एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ से स्काई को देखा, आसमान को देखा, बादलों को आते हुए उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ से लेंचो ने देखा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब इसको आगे रीड करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। द older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो अब ये जो लेंचो है, वो लेंचो अपने खेतों में खड़ा हो जाता है और वो एक वुमेन, मतलब उसकी जो वाइफ थी, उस वाइफ से कहता है कि अब हमें पानी मिलने वाला है, हमें बारिश मिलने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विल। और वो जो महिला, वो जो रात का खाना तैयार कर रही थी,
सपर मतलब होता है रात का खाना। तो वो जो महिला रात का खाना तैयार कर रही थी वो भी रिप्लाई करती है, आंसर देती, गॉड विलिंग, हाँ गॉड की इच्छा से, अगर गॉड ने चाहा तो हमें इस साल बारिश मिलेगी और अभी बारिश होगी, ठीक है। दी ओल्डर बॉयज़ मतलब उसके जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे जो बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि उनकी मम्मी ने उनको आवाज़ नहीं दी खाने के लिए, जब तक उनको बुलाया नहीं तब तक छोटे बच्चे अपने घर के पास ही खेल रहे थे और बड़े बच्चे अपने खेतों में काम कर रहे थे। मतलब वो जो लेंचो था, लेंचो के बड़े भी बच्चे थे और छोटे बच्चे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ओके, ये खाने का समय हो गया था। जस्ट एज, अब इसको आगे रीड करेंगे। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he explained, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces, and the little ones are 5." तो देखिए इसका मतलब ये, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तो लेंचो ने पहले से ही प्रिडिक्टेड की थी। प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी, जी हाँ, मतलब कि टू टॉक अबाउट फ्यूचर या टू टेल अबाउट द फ्यूचर। तो लेंचो ने पहले से ही फ्यूचर के बारे में बताया था, मतलब कि जैसा कि उसने कहा था कि बारिश होने वाली है, बारिश होगी, तो लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब कि बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी, इट मीन्स बारिश होने लगी। इन दी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, तो क्लाउड्स के ह्यूज माउंटेन्स नजर आ सकते थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, इनकी तरफ पहुंचते हुए, इनकी तरफ आते हुए क्लियर देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा भी जो थी वो फ्रेश थी, बहुत ज़्यादा स्वीट थी। और द मेन वेंट आउट ऑफ नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर, तो वो जो लेंचो रहता है वो अपने खेतों में जाता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी खुशी का सिर्फ एक ही रीज़न था, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था, बारिश का, और बारिश हो रही थी, तो पूरी तरह से एंजॉय करता है और अपने खेतों के सेंटर में खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर उसमें भीगता है, बारिश को वो एंजॉय करता है। When he returned to है, जब वो वापस लौटता है और फिर वो एक्सप्लेन करता है और कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है, रेन फॉल्स होने लगती है, बट वो कहता है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स है। मतलब कि वो जो रेन ड्रॉप्स हैं, बारिश की जो बूंदें हैं, बारिश की बूंदों को लेंचो कॉइन से कंपेयर करता है, कहता है कि ये कॉइन्स है। और जो बिग ड्रॉप्स हैं, मतलब कि जो बड़ी बूंदें हैं, वो 10 सेंट हैं, 10 सेंट से कंपेयर करता है, और जो छोटी बूंदें हैं उनको 5 सेंट से कंपेयर करता है, कहता है कि ये 5 सेंट्स है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे इसको रीड करेंगे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, dropped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, a very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pulse. तो देखिए इसका मतलब ये, विद सेटिस्फाइड, अब जो लेंचो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब कि संतुष्ट हो जाता है। और वो जो उसकी मक्का की कॉर्न थी, जो मतलब कॉर्न की जो क्रॉप थी, जो उसने फसल लगाई हुई थी, वो पूरी तरह से पक गई थी और उन पे जो फ्लावर्स मतलब फूल भी लगे हुए थे, डेप्ड इन कर्टन ऑफ अ रेन। तो ऐसा लगता है कि रेन ने उनको कवर कर दिया हो, उनको ढक दिया हो, पूरी तरह से उनको कवर कर दिया हो, किसी चीज़ से ढक दिया हो, रेन की वजह से ऐसा लग रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्ले, लेकिन अब क्या होता है कि अच्छी खासी रेन हो रही थी, मतलब कि रेनफॉल हो रहा था, लेकिन अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, जोर हवा चलने लगती है, जोरों की हवा चलने लगती है। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, जोरों की हवा चलने लगती है और वेदर चेंज होता है, और वेदर चेंज होने की वजह से बारिश के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं। जी हाँ, हेलस्टोन्स मतलब कि ओलों की बारिश होने लगती है और आसमान से रेन के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर क्वाइंस, और ये जो ओले हैं वो सिल्वर क्वाइंस की तरह से लगते हैं। द वाज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब वो छोटे बच्चे रहते हैं, लेंचो के छोटे बच्चे इतने ज़्यादा समझदार नहीं थे, तो वो जो ओले जो गिर रहे थे, वो जो हेल स्टोन्स की जो बारिश हो रही थी, तो वो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो उनको कलेक्ट करने लगते हैं, फ्रोजन पल्स की तरह लगते हैं। मतलब कि जैसे आपने पल्स को देखा होगा, जो मोती रहता है, तो वो जो ओले का जो साइज़ था, इतना छोटा था, तो वो फ्रोजन मतलब जो पल्स की तरह से लग रहे थे, मतलब कि जो ओले थे, तो उनको छोटे बच्चे क्या करने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, उनको कलेक्ट करने लगते हैं। It's really getting bad now, explained the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly.
For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. सो स्टूडेंट देखिए, इसका मतलब ये है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। मतलब कि जो लेंचो है, लेंचो कहता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सप्लेन द मेन, मतलब कि जो लेंचो है वो वही कहता है कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता था कि ये तो जल्दी पास हो जाएगा, मतलब कि जल्दी गुजर जाएगा। मतलब ये जो बारिश है, हेलस्टोन्स है, ये जल्दी ही गुजर जाएगी। थोड़ी बहुत देर हेलस्टोन्स होगी और बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फॉर एन और द हेल रेन ऑन द हाउस, तो वो जो हेल स्टोन हुई थी, ओले की जो बारिश हुई थी, वो 1 घंटे तक ओले की बारिश हुई। द गार्डन, पूरे गार्डन पे उसका पूरा घर, पूरा गार्डन, पूरा हिल साइड और पूरे उसके जो कॉर्न फील्ड थे और पूरी की पूरी जो एंटायर वैली थी, पूरी घाटी पर 1 घंटे तक ओले की बारिश हुई। द फील्ड वाज वाइट, और उसका जो खेत था, उसकी जो फील्ड थी, वो पूरी की पूरी वाइट हो गई। कैसे? एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि इसको साल्ट से कवर कर दिया हो, नमक से ढक दिया हो, नमक की एक चादर सी बिछा दी हो। इस तरह से पूरी उसकी जो कॉर्न फील्ड थी वो वाइट नज़र आ रही थी लेंचो की। ओके, चलिए अब इसको आगे रीड करते हैं और समझते हैं। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." चलिए अब इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मतलब ये है कि नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, मतलब कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची हेलस्टोन्स की वजह से। वो जो ट्रीज़ वहाँ पर लगे हुए थे, पेड़ों से सारी पत्तियाँ टूटकर गिर गई। एक भी पत्ती पेड़ों पर नज़र नहीं आ रही थी, सारी पत्तियाँ पेड़ों से टूटकर गिर गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। उसकी जो कॉर्न थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई। मतलब कि वो जो फसल थी, कॉर्न की फसल, मक्का की फसल जो बोई थी लेंचो ने, पूरी की पूरी फसल क्या हो गई, इसकी बर्बाद हो गई है, चौपट हो गई थी। ठीक है। द फ्लावर्स वर ग्रोन फ्रॉम, तो वो जो प्लांट्स थे, प्लांट्स में से फूल गिर गए, गायब हो गए, मतलब कि प्लांट्स में फूल भी नज़र नहीं आ रहे थे। लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, तो लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, उदासी से भर गई। लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हुआ, लेंचो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो साल भर उसने जो मेहनत की थी, जो मेहनत कर रहा था, पूरी मेहनत पर पानी फिर गया था, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी, इसलिए लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। ठीक है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो स्टॉर्म जो था वो गुजर गया, मतलब कि ओले की बारिश स्टॉप हो गई, रुक गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो लेंचो अपने खेतों के बीच में खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है, क्या कहता है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब कि इतना नुकसान तो इंसेक्ट से भी नहीं होता। जो इंसेक्ट होते हैं, मतलब कि जो एक ग्रुप के रूप में आते हैं, टिड्डी दल, आपने सुना होगा, टिड्डी दल जो एक ग्रुप के रूप में आते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लेंचो कहता है इतना नुकसान तो उस इंसेक्ट से नहीं होता है, वो टिड्डी दल से नहीं होता है जो हमारी फसल को खा जाते हैं, जितना नुकसान इस हेलस्टोन ने किया है। द हेलस्टोन हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब कि कुछ भी नहीं बचाया है। और इंसेक्ट वगैरह अगर हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते तो थोड़ा बहुत कुछ तो बचा देते हैं, लेकिन हेल ने तो पूरा का पूरा हमारा जो खेत है उसको बर्बाद कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा। ठीक है, ये कहता है कौन? लेंचो। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल नाइट, सोरोफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत ही भारी रात थी, बहुत ही ज़्यादा दुख भरी रात थी। किसके लिए? लेंचो के लिए। ठीक है। ऑल और वर्क फॉर नथिंग, अब हमारा जो काम था अब हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब हम इस साल सब भूखे रहेंगे। हंग्री मतलब होता है भूखा, तो अब वो कह रहा है, अपने बेटों से कह रहा है कि इस साल हम भूखे रहेंगे। अब यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि उसका एक ओनली वन हाउस था, उसका ही अकेला घर था। अब किसके पास रिक्वेस्ट करता है, किससे वो मदद मांगता, क्योंकि वहाँ पर उसका कोई नेबर नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं थे, कोई रिलेटिव नहीं थे, कोई भी नहीं था, इसलिए अब किसके पास वो अपने हाथ फैलाता और मदद की गुहार लगाता। ठीक है, अब इसको आगे रीड करेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God.
सो स्टूडेंट देखिए, अब वो जो लेंचो था उसकी पूरी फसल तो अब बर्बाद हो गई थी। तो अब उन सभी को एक ही होप थी, एक ही उम्मीद बची हुई थी। वो उम्मीद ये थी कि अब गोड ही हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उनका एक अकेला मकान था, ओनली वन हाउस था जो कि एंटायर वैली पर बसा हुआ था। तो अब सिर्फ एक ही होप थी, वो होप ये थी कि अब गोड हमारी हेल्प करेगा, सिर्फ गोड ही हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब वो अपने आप से कहता है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हुई। हालांकि ये पूरा लॉस हुआ है, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया है, लेकिन रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दिस से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसी वजह से वो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। इसको कोट करते हैं वो लोग। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी होप के बारे में सोचता है, मतलब कि रात भर उसके मन में यही चल रहा था होता है कि अब गोड ही हमारी हेल्प करेगा। सो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। तो पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी उम्मीद के बारे में, होप के बारे में सोचता है। वो होप क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की तरफ से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। गॉड की जो आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं, सी एवरीथिंग, सभी पर इंस्ट्रक्शन करती हैं, सभी पर नज़र रखती हैं। तो गॉड की जो आंखें हैं वो सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन ओवंस कंसाइज। तो ये जो कंसाइंस है, कंसाइंस का मतलब होता है इनर सेंस, तो वो जो अंतरात्मा है, तो अब गॉड के अंदर वो जो लेंचो था, तो लेंचो के अंदर से आवाज़ यही आ रही थी कि गॉड जो है वो सब कुछ देखता है, तो उसने मेरा नुकसान भी देखा है, मेरा जो लॉस हुआ है वो भी गॉड ने देखा होगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। तो लेंचो एक इंसान के रूप में ऑक्स की तरह था, मतलब वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वो अपने फील्ड्स में, खेतों में एनिमल की तरह, जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। इसके बाद भी वो लिखा था, लिखना पढ़ना जानता था, मतलब कि वो लिखना जानता था। मतलब लेंचो जो था वो इलिटरेट नहीं था, लिटरेट था, पढ़ा लिखा था, मतलब कि वो एनिमल्स की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन उसके बाद भी लेंचो लिखना जानता था। तो लेंचो जो था वो एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा किसान था। ठीक है, द फॉलोइंग संडे it day break, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब देखिए, अब चूंकि लेंचो पढ़ा लिखा था, तो अब जैसे ही संडे आता है, तो संडे को जब दिन निकलता है, सुबह होती है, तो लेंचो क्या करता है? ही बिगिन टू राइट अ लेटर। अब वो एक लेटर राइट करना स्टार्ट कर देता है, एक लेटर लिखने लगता है, और वो लेटर खुद लिखता है। उस लेटर को टाउन में लेके जाता है, प्लेस में मेल करने के लिए, पोस्ट करने के लिए। और वो जो लेटर था किसी और के नाम नहीं, गॉड के नाम था, अ लेटर टू गॉड। तो देखिए, ये टर्निंग पॉइंट आया हुआ है, जैसे कि इस चैप्टर का नेम है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की थी, अ लेटर टू गॉड। तो अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि लेंचो की जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उसकी क्रॉप के बारे में बताया गया है, जो कॉर्न फील्ड उसने लगाई थी, मतलब कि कॉर्न की जो क्रॉप लगाई थी अपने फील्ड्स में, तो कॉर्न की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। किस वजह से बर्बाद हो गई थी बच्चों? हेलस्टोन्स की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी। अब कोई भी उम्मीद, कोई भी होप उसको नहीं बची थी, सिर्फ ओनली जो होप थी वो थी गॉड से मदद। तो अब उसका जो विश्वास था, उसका जो फेथ था, वो गॉड में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था कि अब वो लेटर लिख रहा है। किसको लिखा है उसने? अ लेटर टू गॉड। तो अब लेंचो ने एक फर्स्ट लेटर लिखना स्टार्ट किया। किसको राइट किया हुआ है? ये गॉड के नाम उसने, लेंचो ने एक लेटर लिखा है। चलिए देखते हैं कि आगे ये जो लेटर लिखा है, लेटर में लेंचो क्या कहता है, और लेटर जो है लेंचो का वो गॉड तक पहुंचता है। क्या गॉड उसको आंसर का जवाब देते हैं या नहीं? तो देखिए, लेटर में लिखा हुआ था, गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms. तो देखिए, अब वो जो लेंचो है, लेंचो लेटर में लिखता है, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी फैमिली, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, इस साल में और मेरा परिवार भूखे ही रहेंगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, जिससे कि दोबारा मैं अपनी फसल को बो सकूं, दोबारा मैं अपनी फसल को लगा सकूं। तो जब तक मेरी अपनी फसल नहीं आती है, तो मुझे आप 100 पेसोस की मदद कीजिए, बिकॉज द हेलस्टोन। और आगे की कहानी बताता है कि हेलस्टोन की वजह से मेरी फसल जो भी है बर्बाद हो गई, इसलिए अब वो 100 पेसोस की डिमांड करता है गॉड से। तो देखो बच्चों, ये पेसोस है, ये पैसे नहीं है, इंडियन करेंसी नहीं है। यहाँ पर देखिए, पेसोस करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। तो अमेरिकन कंट्रीज़ में कई जगह पर, बहुत सारी जगह पर पेसोस वर्ड यूज़ किया जाता है, ये वहाँ की करेंसी है। तो यहाँ पे पेसोस जो है वो ये इंडियन करेंसी नहीं है, ये अमेरिकन करेंसी के बारे में बात किया जा रहा है। और अमेरिका की भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में कई जगह पेसोस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो भाई कितने पेसोस की डिमांड करी? 100 पेसोस की डिमांड करी, आप याद रखिएगा। ठीक है, 100 पेसोस, ये सारे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके
एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। तो 100 पेसोस की डिमांड करी, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे इसको रीड करेंगे। ही रोट टू गॉड, उसके बाद उसने लिख दिया एड्रेस गॉड का, टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रेप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो इसका मतलब ये कि अब उसने वो जो लेटर को राइट किया था, राइट करने के बाद उसको एनवेलप में रखा, एनवेलप में रखने के बाद वही टाउन यहाँ पे गया हुआ था, वेंट टू टाउन एंड एट द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस टाउन वहाँ पे पास में जो टाउन था वहाँ पर, क्योंकि वो जो वैली थी वहाँ के तो कुछ भी नहीं था, अकेला घर था। उसके बाद वहाँ के पास के जो टाउन था वहाँ पे गया, वहाँ जाने के बाद जो पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट ऑफिस पे गया, वहाँ से उसने लेटर को एनवेलप में रखा, एनवेलप में रखने के बाद उस पर स्टाम्प वगैरह लगाया, टिकट वगैरह लगाए और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address the postmaster, a fat, amiable fellow. देखिए इसका मतलब ये कि उन एम्प्लॉइज़ में से एक जो एम्प्लॉई था, मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, उन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी में से एक जो कर्मचारी था जो कि पोस्टमैन था, हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, काम करता था। वो वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया, बहुत ज़्यादा हंसता हुआ गया और उसको लेटर दिखाया और कहा कि देखो अ लेटर टू गॉड, मतलब कि गॉड के नाम पे एक लेटर आया है। मतलब कि ऐसा उसके करियर में अब तक नहीं हुआ था कि जो लेटर हो वो गॉड के नाम हो, किसी ने लेटर गॉड को लिखा हो। अब तक जो लेटर आते होंगे तो वो किसी न किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, किसी और पर्सन के पास जाते होंगे। तो पोस्टमैन ने वो जो लेटर था वो पोस्ट मास्टर को दिया। तो पोस्ट मास्टर जो था वो भी एक फ्रेंडली था। यहाँ पे देखिए जो वर्ड आया एमिएबल, तो एमिएबल का मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेंडली है ना, एंड प्लेजेंट। तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, तो वो भी हंसने लगा। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी हंसने लगा क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि उनके पूरी करियर में ऐसा पहला केस आया था जिसमें कि जो एड्रेस उन्होंने देखा हो वो एड्रेस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था, जो कि गॉड के नाम था। इसलिए उन सभी को हंसी आ गई और वो सब हंसने लगे, मतलब पोस्टमैन भी हंसने लगा और पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न serious and tapped the letter on his desk, commended, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. तो अब सब हंस रहे थे, मज़े ले रहे थे, लेकिन immediately he turned serious and tapped the letter on his desk. अब वो सीरियस हो जाते हैं और कमेंट करते हैं, कहते हैं व्हाट अ फेथ, कि यहाँ पे विश्वास देखो कि कितना ज़्यादा फेथ है, कितना ज़्यादा विश्वास है कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि काश मेरा भी इतना विश्वास होता गॉड में, जिस बंदे का विश्वास गॉड में है, जिसने ये लेटर लिखा हुआ है। हु रोट दिस लेटर, जिसने लेटर लिखा है, तो उसका विश्वास देखो कितना ज़्यादा मजबूत होगा, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका फेथ होगा गॉड में। जो करस्पेंडेंस कर रहा है, मतलब कि गॉड से पत्राचार कर रहा है, गॉड के साथ वो बातचीत कर रहा है, तो उसका विश्वास कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये बात वो पोस्ट मास्टर कहने लगा। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But the stuck to his resolution, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. देखिए इसका मतलब ये कि वो जो राइटर है, मतलब कि जो लेंचो है, लेंचो का जो फेथ है वो टूट ना पाए, लेंचो का जो विश्वास है ईश्वर में, गॉड में जो विश्वास है वो विश्वास कम ना पड़ जाए, टूट ना पाए, इस वजह से पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया ये था आंसर देने का, कि ये जो लेटर है उस लेटर का आंसर दिया जाए। तो व्हेन ही ओपन इट, तो अब उसने जैसे ही लेटर को ओपन किया, तो मतलब ओपन किया तो लेटर को जो रीड कर रहा है वो पोस्ट मास्टर ही रीड कर रहा है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आएगा, हु रेड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा, तो पोस्ट मास्टर नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर ने लेटर को जब रीड किया, रीड करने के बाद देखा तो यहाँ पर तो कुछ नीड, मतलब कि पैसों के बारे में बात की जा रही है, कि यहाँ पर कुछ पैसे मांगे गए, यहाँ पे नीड, यहाँ पर पैसों की ज़रूरत के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे पैसे
चाहिए। तो वो जो बंदा था वो भी रिजोल्यूशन था, मतलब कि पूरी तरह से दृढ़ निश्चय था। तो पोस्ट मास्टर ने भी ये निश्चय कर लिया था कि वो इस बंदे की मदद करेगा, मतलब कि लेंचो की हेल्प करेगा। तो लेंचो की हेल्प करेगा, सो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़। तो उसने पैसा कलेक्ट करने के लिए अपने साथ में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज़ थे, मतलब जो उसके कलीग्स थे, उनसे कहा कि भाई कुछ पैसा करो, कुछ हेल्प करिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसा खुद ने भी दिया और अपने फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट करा कि चैरिटी के लिए आप कुछ पैसा दीजिए, ऐसा ऐसा केस हमारे सामने आया है। तो अपने फ्रेंड से कहा, अपने कलीग से कहा और खुद कुछ पैसा अपने सैलरी में से दिया, जिससे कि वो लेंचो की हेल्प कर सके और लेंचो को उतना पैसा दे सके जितने पैसे की लेंचो ने गॉड से डिमांड की हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature code. अब देखिए, तो इन लोगों ने पैसा कलेक्ट किया, लेकिन ये इम्पॉसिबल था कि जितने पैसों की डिमांड की गई थी, 100 pesos की डिमांड की गई थी, 100 pesos ये कलेक्ट करें। 100 pesos नहीं हो पाए थे, उसमें से कुछ पैसे कम रहे थे, मतलब कि हाफ से कुछ ज़्यादा, मतलब 70 pesos के आसपास ही पैसे ये कलेक्ट कर पाए थे। इसके बाद इन सभी पैसेस को इन्होंने एनवेलप में रखा। एनवेलप में रखने के बाद सिंगल इन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए कि गॉड, मतलब कि साइन कर दिए किसने, पोस्ट मास्टर ने, जिससे कि वो जो लेंचो था, लेंचो को ये लगे कि ये जो लेटर आया है ये गॉड की तरफ से ही आया है, मतलब जो हमें आंसर मिला है और जो पैसे आए हैं ये गॉड ने पैसे भेजे हैं और गॉड का सिंगल साइन कर दिया। इस तरह से वो लोग एक्टिंग कर रहे थे, जिससे कि वो जो लेंचो है, लेंचो का विश्वास ना टूटे और लेंचो को ऐसा ना लगे कि बीच में आप किसी ने हेरा फेरी कर ली है, और उसको पूरा का पूरा जो विश्वास था वो उसका स्ट्रॉन्ग ही रहे, मजबूत रहे कि ये जो पैसा मेरे पास और जो आंसर आया है वो गॉड की तरफ से आया है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे रीड करते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो स्टूडेंट देखिए, इसका मतलब ये है कि अब वो जो नेक्स्ट संडे आता है उस संडे को लेंचो थोड़ा पहले ही पोस्ट ऑफिस चला जाता है ये जानने के लिए कि क्या उसके नाम कोई लेटर आया हुआ है। तो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन था वो पोस्टमैन खुद उसके हाथ में एक लेटर थमा देता है और पोस्टमैन लेंचो को एक लेटर दे देता है कि हाँ आपके नाम एक लेटर आया हुआ है। और वो जो पोस्ट मास्टर रहता है, अब पोस्ट मास्टर इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है कि लेटर मिलने के बाद वो जो लेंचो है, लेंचो की क्या एक्सप्रेशन होते हैं, कितना ज़्यादा वो संतुष्ट होता है लेंचो को मिलने, मतलब लेंचो के हाथ में जब लेटर आता है तो कितना ज़्यादा वो सेटिस्फाइड होता है इस लेटर को मिलने के बाद। इस चीज़ को नोटिस कर रहा होता है कौन, पोस्ट मास्टर खुद देखने के लिए। ठीक है, अब आगे इसको रीड करेंगे। देखिए अब क्या होता है कि अब लेंचो को तो लेटर मिल गया है और लेटर किसने दिया है, एक्चुअल में लेटर यहाँ से पोस्ट ऑफिस से ही लिख कर, और उसमें जो पैसे थे वो पोस्ट ऑफिस से और पोस्ट मास्टर ने, इन लोगों ने सबने कलेक्ट करके, पोस्ट मास्टर ने और वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने, इन लोगों ने पैसा कलेक्ट करके लेंचो को दिया है। अब देखिए क्या होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि अब लेंचो के हाथ में लेटर भी आ गया है और पैसा भी आ गया है, बट लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज. अब लेंचो जो रहता है वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है, उसको थोड़ा बहुत भी आश्चर्य नहीं होता है उस पैसे को देखने के बाद, जो पैसा उस एनवलप में रखा हुआ था और वो जो आंसर, वो जो लेटर उसको मिला था, उस लेटर को देखने के बाद और उस एनवलप में रखी हुई मनी को देखने के बाद लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है, कुछ भी एक्सप्रेशन शो नहीं करता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, इतना ज़्यादा गॉड में उसको विश्वास था कि उसको पता था, पहले से ही वो जानता था कि उसके लिए आंसर आएगा, रिप्लाई आएगा और जो डिमांड उसने गॉड से की है उसकी डिमांड पूरी होगी और गॉड उसकी मदद ज़रूर करेगा, गॉड उसको पैसा ज़रूर भेजेगा. इसलिए किसी भी तरह से एक्सप्रेशन और किसी भी तरह से सरप्राइज़ और अमेजमेंट लेंचो जो रहता है वो शो नहीं करता है. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गुस्सा हो जाता है. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही वो पैसे को काउंट करता है, तो जब लेंचो पैसा काउंट करता है तो पैसा काउंट करने के बाद लेंचो आग बबूला हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. क्यों हो जाता है? आगे कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि गॉड मिस्टेक नहीं कर सकता है, गलती नहीं कर सकता है, और गॉड मेरे पैसे का मना भी नहीं कर सकते हैं, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी उसका डिनाई भी नहीं कर सकते हैं. तो लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की थी उसके रिक्वेस्ट को मना भी नहीं कर सकता है गॉड, और गॉड से गलती भी नहीं हो सकती है. तो अब आगे क्या कहता है. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक,
On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a below of his fist. ओके, चलिए अब इतना इसको समझ लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इमीडिएटली इसका मतलब होता है तुरंत। अब तुरंत लेंचो क्या करता है, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास जाता है और वहाँ जाकर पेपर और इंक मांगता है और पब्लिक टेबल पर जाकर राइटिंग मतलब लिखना स्टार्ट कर देता है। और उसकी जो भवें थी वो चढ़ी हुई थी क्योंकि गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में उसने अब डबल से एक दूसरा लेटर स्टार्ट कर दिया लिखना। ठीक है, अब उसके माइंड में जो भी कुछ चल रहा था वो अब उस लेटर में राइट करता है और उस लेटर को फिनिश करता है। दोबारा से विंडो के पास जाता है, वहाँ से स्टाम्प को खरीदता है और स्टाम्प को खरीदने के बाद उसको पेस्ट करता है, चिपका देता है और अब उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक है, अब क्या होता है, द मूवमेंट द लेटर फिर इनटू द मेल बॉक्स। ठीक है, मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब वो जो पोस्ट मास्टर इसको नोटिस कर रहा था, वो देख रहा था, सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे हुआ था कि अब ये जो लेंचो है, लेंचो क्या कुछ करता है। तो पोस्ट मास्टर अब उस लेटर को लेता है, उस लेटर को ओपन करता है और ओपन करने के बाद अब उसमें देखता है कि क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा होता है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। तो वो जो सेकंड लेटर राइट किया हुआ था लेंचो ने, तो अब उस लेटर को पोस्ट मास्टर ओपन करके दोबारा से रीड करता है, देखता है तो उसमें लिखा होता है कि गॉड जितना पैसा मैंने मांगा था उसमें से ओनली 70 pesos मेरे पास पहुंचा है। अब जो बाकी का पैसा है, मुझे बाकी का पैसा भी चाहिए, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे रिमेनिंग अमाउंट भी आप सेंड कीजिए, बट याद रखिएगा डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब इस बार मुझे पैसा मेल के ज़रिए मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बदमाशों का, गुंडों का एक बंच है, मतलब कि एक गिरोह है, एक दल है, झुंड कह सकते हैं हम इसको, कि ये जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी मतलब बीच में हेरा फेरी कर देते हैं। तो इस बार जो पैसा भेजना है तो बाकी का जो 30 pesos रिमेनिंग अमाउंट है वो पैसा मुझे मेल के ज़रिए बिल्कुल नहीं भेजिएगा, किसी और दूसरे सोर्स से आप मुझे पैसा भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो भी कर्मचारी हैं वो बदमाशों का झुंड है। और बहुत ही ज़्यादा ये एक फ़नी टाइप का एंड होता है इस स्टोरी का। तो इस तरह से ये स्टोरी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको करना क्या है, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है मतलब कि अ लेटर टू गॉड, ये जो चैप्टर हमने डिटेल में समझा हुआ है, अब इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स की आपको प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आपको इसके क्वेश्चंस और आंसर्स इजीली तरीके से समझ आ जाएंगे, बन जाएंगे, और एमसीक्यूज भी आपको इसके ईजिली तरीके से बन जाएंगे। नेक्स्ट जल्दी ही हम पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम इसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर को भी एक्सप्लेन कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस चैप्टर को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हाँ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड 100% इंग्लिश की तैयारी हमारे चैनल के जरिए से कराई जाएगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।